तो वो चीज़ें खा लेती हैं, महिलाओं को पता ही नहीं चलता, फिर वो प्रसव बहुत दिक्कत करता है, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, फिर वो बोलती हैं कि अरे आपका तो ऑपरेट करना पड़ेगा। कई बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि दौड़ते, भागते, सबकी नज़रों में आ जाते हैं। हर कोई पूछता है क्या खा के पैदा किया इसे? और माएँ भी हँस के टाल देती हैं, कई बार कुछ चीज़ों के नाम बता देती हैं कि ये खाया था आपने। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम भी अगर ऐसी चीज़ खाएँ तो क्या हमारा भी बच्चा एक्टिव होगा? हमारा भी बच्चा स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट होगा? आयुर्वेद क्या कहता है इस पे? दरअसल आयुर्वेद में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि आप अगर गर्भ प्रसव का समय आ चुका है, थोड़ी बहुत भारीपन पेट में हो चुका है और हो सकता है कि उस वक्त थोड़ी कमजोरी महसूस होने लग जाए और थोड़ा संकेत मिलने लग जाएं, जैसे पेट साफ होने से पहले कुछ प्रेशर होता है, उससे मिलता-जुलता थोड़ा-सा घबराहट, बेचैनी, थकान, कमज़ोरी और पेडू भाग जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ भार पड़ गया। अब इस समय में कुछ न कुछ खिलाया जाता है या खिलाया जाना चाहिए ताकि कुछ समय तक ऊर्जा बनी रहे शरीर में, ताकत बनी रहे, दर्द कम हो, सहज ही प्रसव हो जाए और उसके बाद संतान भी स्वस्थ हो, ऊर्जा से भरपूर हो। क्योंकि मुख्यतः वैसे तो भरपेट दिया नहीं जाता, प्रसव के समय में पूरा यहाँ तक भर के नहीं खिलाया जाता, हल्का-फुल्का खिलाया जाता है। लेकिन ये खास बात हो रही है डिलीवरी से पहले क्या खिलाएँ या क्या खाएँ? आयुर्वेद में एक रेसिपी है, कई लोग इसे लाप्सी बोल देते हैं। कइयों ने ये नाम पहले सुना होगा, खाई भी होगी, कई लोगों के लिए ये नई चीज़ है, पर ये मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपको 2 तरह की ये लापसी बन जाती है, या तो चावल और मूँग की दाल से मिली-जुली, जैसे खिचड़ी बनती है, वैसे ही, लेकिन ये मीठी होती है। और या फिर अगर आपको लगे कि मुझे चावल नहीं पचता या नहीं पसंद, तो आप इसको जौ में, जिसको आप बारले बोलते हैं, उससे भी बना सकते हैं। बनानी कैसे है, वो मैं सब बताऊँगा। लेकिन ठीक गर्भ जब आने वाला हो, बाहर प्रसव होने वाला हो, उसी वक़्त ये खिलानी है, ऐसा नहीं है। आपको ये पहले टेस्ट करके रखनी है, चख के रखनी है, बीच-बीच में गर्भकाल में खाते रहना है, ताकि आपको अभ्यास रहे कि मैं ये चीज़ खा सकती हूँ कि नहीं, मुझे कितनी मात्रा में पच जाती है, मुझे कितनी मात्रा से संतुष्टि मिल जाती है। हर किसी की भूख अलग-अलग होगी, हर किसी की पाचन शक्ति अलग-अलग होगी, तो उसमें कितना घी डालना है, कितना मीठा डालना है, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही वो 2-4 बार लेकर के समझ आ जानी चाहिए। फिर आप उस वक़्त के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगी, या आपकी कोई भी संतान या आपकी कोई बहन, कोई आपकी पत्नी या आपके कोई संबंध में कोई भी स्त्री हो, उसको ये बताइए। आप भी समझ लीजिए, सारी महिलाओं को मैं निवेदन करूँ, कभी न कभी आपको किसी न किसी को ये ज़रूरत पड़ सकती हैं चीज़ें, अच्छी होती हैं और कोई नुकसान नहीं है इसका, पहली बात। अब बात कर लेते हैं कि जो गर्भ के समय में, जैसे पहले महीने से लेके 8वें महीने तक जब आपको गर्भ को पोषण करना है, तब इसे कैसे बनाना है। उसमें क्या करना है आपको, 2 से 3 चम्मच देसी घी ले लें, उसे थोड़ा-सा गरम करें और उसमें हल्का-सा आधी कटोरी की मात्रा में जौ का दलिया डाल दें और उसे हल्का-सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करें और फिर उसके बाद उसमें मिलाएँ 6 गुना 7 गुना पानी और मिश्री मिला दें, धागा मिश्री मिल जाती है बड़े आराम से। गुड़ गर्भावस्था में इसमें नहीं डाला जाता, पूरा खांड, देसी खांड जो सफ़ेद वाली या हल्की सी मटमैली सी, वो जो बिना केमिकल वाली, वो डाल सकते हैं। आप इसे थोड़ा-सा गरम करेंगे, थोड़ा बीच में खोल के उबालेंगे और उसमें थोड़ा-सा खीरा के मगज, खरबूजा के मगज, तरबूज के मगज और कद्दू के मगज, सबको मिला के लगभग 1.5-2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, यानी कि आपको थोड़ा उसमें सुंदर दिखे, वो थोड़ा बलवर्धक हो जाए। ज़्यादा हैवी ड्राई फ्रूट में डालने को बोल ही नहीं रहा, ये जो हल्के-हल्के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं रोस्टेड से, इनको आप डाल दीजिए उसमें, वो भी साथ में जब पकने वाला अंतिम पड़ाव पे हो कुकिंग, तो उसमें डाल दें। और घी कम लगे अगर, चिपक रहा है उसके साथ कढ़ाई के साथ, ये सारा पतला-पतला बनाना है घोल। आपको ये नहीं करना कि एक ही बार इतना हलवे जैसा या
कड़ा जो बनता है उसकी तरह गाढ़ा कर दिया, नहीं, बड़ा पतला सा। मैंने इसीलिए 6-7 गुना पानी रखवाया, 6 गुना पानी बोला जाता है, ग्रंथ में भी इतना ही बताया है। तो आपको 6-7 गुना पानी रख लेना, क्योंकि सिम पे इसको बनाना है, तो उसमें 4 गुना तो उसमें रह भी जाएगा, फूल जाती काफ़ी। तो इसको आप खा सकते हैं। जौ हल्का होता है पचने में, ठंडा होता है, शांतिप्रद होता है, थोड़ा गैस कर सकता है, लेकिन इसमें घी डलवाया है तो वो गैस नहीं करेगा। और इसमें चाहो अगर आप तो तिल भी डाल सकते हैं। वैसे गर्भावस्था में वो चारों मगज डालो, घी डालो और ये डालो चीज़ें। अगर कभी जौ की ना बनानी हो, इसी की जगह वो आधी कटोरी की जगह चावल और मूंग, चाहे छिलके वाली चाहे धुली हुई, दोनों में से कोई भी मूंग आप डाल के, कितनी मूंग, 3 हिस्से चावल 2 हिस्से मूंग आप मिला के रख ले कॉम्बिनेशन। जितनी मात्रा में बनानी, माताओं को अंदाजा होता है कितनी मात्रा बनेगी। आधी कटोरी बनाऊंगी तो आराम से 1 कटोरा बड़ा बन जाएगा, तो वो आपने आधी कटोरी लेनी। उसी तरह 2 चम्मच घी में वो थोड़ा सा भूनना है चावल को, और मूंग को ज़्यादा भूनने की भी जरूरत नहीं होती, उसमें तो सीधा पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया, और बाद में वो बूरा चीनी आदि और चारों मगज डाल के खा लिया। नारियल की गिरी भी बड़ी अच्छी होती, कद्दूकस करके वो भी डाल सकते हैं। ये लापसी बन गई, ये बन गई यवागु, दोनों तरह की। कईयों को गर्मी बहुत होती लगती है और चावल पसंद होता है, उनके लिए चावल अच्छा हो गया। जिनको सब कुछ पचता है और शरीर में भारी मूंग आदि नहीं पचा सकती, उस समय में इतनी भूख नहीं है, तो जौ की बनी लापसी भी ये अच्छी रहेगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक और रोचक चीज़ बता देता हूँ, जिससे बहुत मज़ा आएगा आपको ये चीज़ खाने में, बनाने में। कैसे कि आप उसमें बनाते वक्त चाहे आप दलिया और इसका साबुत नहीं भी घोल लेना चाहते, आप पीस लें सारी चीज़ों को। आपने जौ को पीस लेना है, अब जौ की बनाना चाहते हैं जौ को पीस लिया, चावल और मूंग की बनाना चाहते हैं दोनों की, चाहे उनको पीस लें, तो वो थोड़ी हलवे जैसी बन जाएगी। वो दाना नहीं आएगा मुंह में, अपना अपना टेस्ट है, खा के देखो जैसे पसंद आए, कभी वैसे कभी वैसे। आप चाहे तो तीनों चीज़ें एक साथ भी मिला सकते हैं, जौ मूंग और चावल। टेस्ट आपने गर्भावस्था में इसको खा करके अपने हिसाब से ढाल लेना इसको। फिर आती है बारी, जिस समय प्रसव का समय है, दिन है, थोड़ी डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, थोड़ा शरीर एक संकेत दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, गर्भ प्रसव हो सकता है, तो उस समय फिर सबसे पहले पिलाया जाता है दशमूल का काढ़ा। कुछ नहीं, दशमूल क्वाथ मिल जाता है बाजार से, किसी भी आयुर्वेद के स्टोर से। 4 चम्मच लिया, 1-1.5 गिलास पानी में डाला, जब 1/4 रह गया, हल्का सा गुनगुना छान के उसमें गुड़ मिला दिया, 1-2 चम्मच, तो गुड़ मिला हुआ वो काढ़ा पिया। फिर वो दोबारा वही लापसी बनाई जो उस वक्त पहले आप खाया करती थी। वो लापसी गर्भावस्था में थकान उतारेगी, बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, संतान को पोषण देगी। लेकिन जब आपने प्रसव के दिन बनानी है वो लापसी, तो उसमें चीनी नहीं डालनी, बूरा नहीं डालना, उसमें उस दिन डालना गुड़, अच्छी खासी मात्रा में, जितने मात्रा में वो स्वादिष्ट लगे खाने में। गुड़ जो है, जब उनके साथ ये चीज़ें मिलेंगी, लापसी जिसको हम बना रहे हैं, तो वो गर्भ को नीचे सरकाएंगी, थोड़ा बाहर अपने आप ही सहज ही, बिना दर्द के। दर्द भी कम होगा, क्योंकि घी जितना उस समय पचा सकें, ज़्यादा ही रखें वैसे तो उतना ही अच्छा, उतना ही वायु नहीं बनता, उतना ही वायु नहीं सताता, उतनी एनर्जी ज़्यादा रहती है। और पतली पतली बनाएं, आप आराम से इसको खा लें। गर्भ जब प्रसव का दिन है या प्रसव का समय है, उस समय इसमें चारों मगज ना डालें तो अच्छा है, भारी हो जाएंगे। उस समय हल्का रखना है, तो क्या डालें, भुने हुए रोस्ट किए हुए सफ़ेद तिल आधा से 1 चम्मच, चुटकी भर अगर आपको पसंद है तो अजवाइन। अजवाइन भी प्रसव को सहज कराने में मदद करती, नहीं तो अजवाइन उसी काढ़े में डाल सकते हैं जो दशमूल वाला थोड़ी देर पहले पिया, वो काढ़ा पच गया, आपने देखा 10-20 मिनट पच गया, आधा घंटा, फिर ये लापसी आपने हल्की हल्की गुनगुनी गुनगुनी खा ली, बहुत आराम देगी। टांगों की आप मालिश शुरू करवा दें, ऊपर की तरफ थोड़ा गोल गोल, पीठ पे मालिश करना। मालिश के लिए बहुत सारे तेल उपयोग हो जाते हैं, आप चाहें तो तिल का तेल है सामान्य, वो उपयोग में ले लो, मालिश के लिए अच्छा है। सरसों का है, नहीं कोई और है तो वो भी उपयोग हो जाएगा। मिल जाए तो अश्वगंधा का तेल या बला का तेल या एरंड का तेल, या एरंड और अश्वगंधा मिला के, कुछ भी वात शामक तेल होना चाहिए, कोई ठंडा नारियल आदि का नहीं चलेगा। तो उस वक्त ये तेल मालिश करें, पैरों पे, पीठ पे थोड़ा दबाएं पैरों को, तो सिकोड़ लें शरीर को, टेढ़े लेट करके दाएं बाएं किधर भी करवट लेके सिकोड़ना, टांगे अपनी तरफ मोड़ना। उससे सिकोड़ने से शरीर में दर्द कम होगी, वायु कम बनेगा, और कॉन्ट्रैक्शंस से जो आपका शरीर
काँपता है या जो भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं होंगी, कम होंगी और बड़ा सहज या भगवान का नाम लें और ये प्रसव के लिए सुंदर मैंने विधि बता दी। बाकी जो काम करना है वो तो चिकित्सक ने करना है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ खाने की इसलिए बताई कि बुज़ुर्गों को पहले सब पता होता था और जो आजकल की जनरेशन उनको कुछ नहीं पता और सारे घबरा जाते हैं, सब अपनी मनमानी से कुछ भी कर लेते हैं। अरे! तुम्हारे पापा को तो ये खिला कर के उनकी माँ ने पैदा किया, तुम भी ये खाओ, तो पनीर खिला रहे हैं, कोई उनको हेवी स्पाइसी चीज़ें खिला रहा है, तो वो चीज़ें बाद में उनको फिर प्रॉब्लम करती। बच्चे को गर्भ प्रसव के समय बहुत वेदना का सामना करना पड़ता है, जो माँ ने खाया होता है वो ब्लड में स्ट्रीम में होता है, वो बच्चा भी फेस करता है और उस वक़्त कोई चीज़ें ऐसी भी कई बार महिलाएँ खा लेती हैं कि उससे गर्भ वापस कंट्रैक्ट होने लगता है, पता ही नहीं चलता उनको कि भई मुझे गोभी नहीं खानी है या मुझे ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो गर्भ को वापस से कोड़ती है। जो ग्राही होती है, संग्राही चीज़ों का मतलब होता है जो चीज़ें कब्ज़ करती हैं, तो वो चीज़ें खा लेती हैं महिलाओं को पता ही नहीं चलता, मैदा खा लेती हैं, तो फिर वो प्रसव बहुत दिक्कत करता है, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, फिर वो बोलती हैं कि अरे आपका तो ऑपरेट करना पड़ेगा। कितनी गलत बात है, महिलाएँ अपना पेट फाड़वा लेती हैं लेकिन थोड़ा-सा संयम से नहीं खा पा रही तो ये गलत हुआ ना, तो आप अपने शरीर को नुकसान ना पहुँचाएँ। मेरा आपसे यही भाव है मेरा, तो ये इतना आप समझ गए तो यकीन मानिए आपकी लाइफ़ में आप बहुत प्रसन्न आगे आने वाले समय में दूसरों को भी गाइड करेंगे कि ये यबागु, ये लाप्सी कितनी सुंदर है। आज फ़िलहाल इतना ही। मैं नित्यानंदम श्री लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कारम।